Okay, now look at the try this on page number 67. Okay, take a bottle of cold water out of the refrigerator and keep it outside for a while. Observe the outer surface of the bottle. What happened to the bottle? ठीक है, आपने जब फ्रीज से बॉटल निकालते हो, okay, suppose this is the bottle which I remove from the refrigerator. इतना ठंडा पानी नहीं पीते, ठीक है, इसलिए इसको मैंने बाहर रख दिया. तो क्या होगा? Yes, what will happen here? You will, यहाँ पे water droplets जम जाएंगे और बाद में it will start flowing. Yes or no? पहले तो water छोटे water के droplets बनेंगे and then यहाँ से मतलब पानी ये जो है बॉटल वो गीली हो जाएगी पूरी, ठीक है. तो ये पानी आया कहाँ से? ये जो आउटर सरफेस पे ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स है और ये जो वाटर क्यों फ्लो हो रहा है, कहाँ से आया वो पानी? दिस इज बिकॉज ऑफ वाटर वेपर. क्या है? वाटर वेपर. ओके, सो वाटर वेपर विच इज प्रेजेंट इन अ एयर. एयर में क्या होता है? वाटर वेपर विच हैविंग द हाई टेम्परेचर. समझ में आ रहा है? प्लीज ध्यान दो, ठीक है. एयर है, एयर में क्या प्रेजेंट है? जब एयर इसके कांटेक्ट में आएगी, इसमें क्या है? वाटर वेपर स्मॉल, मतलब देयर साइज इज स्मॉल, तो हमें दिखता नहीं है. सो व्हेन दिस वेपर इज कमिंग कांटेक्ट विद दिस कोल्ड वाटर, अभी इसका टेम्परेचर कितना होगा? जो भी रूम टेम्परेचर होगा. रूम टेम्परेचर मतलब जो भी अभी आज का अभी टेम्परेचर जो है वो दैट इज कॉल्ड एज रूम टेम्परेचर. समझ में आ रहा है? 30 डिग्री सेल्सियस है तो वाटर का भी टेम्परेचर कितना है? 30 डिग्री सेल्सियस. व्हेन इट कम, अभी ये बॉटल पे कंडेंस हो जाएगा. फ्रीज से निकाला है मतलब लो टेम्परेचर है एंड एट दिस लो टेम्परेचर एयर इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड. ठीक है, एयर जो गैसियस वाटर वेपर है वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे ट्रैप हो जाएगा एंड कंडेंस हो जाएगा. समझ में आया? वाटर बॉटल का टेम्परेचर कम है, एयर का टेम्परेचर ज़्यादा है. एयर में क्या प्रेजेंट होता है? सो व्हेन एयर इज कम इन कॉन्टैक्ट विद दिस बॉटल, वाटर वेपर इज ऑल्सो देयर. वाटर वेपर का टेम्परेचर इमीडिएटली क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि ये सरफेस पे आएगा तब हाथ लगाते हो तो आपका हाथ ठंडा हो जाता है. तो वैसे ही वाटर वेपर जो है जो एयर में प्रेजेंट है यहाँ पे क्या हो जाएंगे? आने के बाद उनका टेम्परेचर कम हो जाएगा एंड दे गेट स्टिक टू दैट इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन. क्या होगा इस वाटर वेपर का? क्या होगा वाटर वेपर का? एंड दैट्स व्हाई यू विल सी द वाटर वेपर ऑन दिस बॉटल. क्लियर? Second, drop of water can be observed on the surface of bottle. The same thing if you observe leaves of the plant or grass or window glass of the vehicle in the early morning, what we see water droplet collected on surface. ठीक है, क्या कहते हैं उसे? क्या कहते हैं आप? ड्यू. ठीक है, ठंडियों में देखो कहते हैं ड्रॉपलेट्स. अभी भी अगर बारिश हो रही है तो सुबह सुबह देखो, अगर बारिश हो रही है मतलब बारिश होने के बाद टेम्परेचर जो है वो लो हो जाता है एंड टेम्परेचर लो डाउन हो गया तो मॉइस्चर बढ़ गया. ठीक है, मॉइस्चर बढ़ गया मतलब वाटर ड्रॉपलेट्स बढ़ गए एंड वाटर ड्रॉपलेट्स को जब भी सरफेस मिलेगा तो उस सरफेस पे क्या हो जाएंगे? कंडेंस. दिस इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन प्रोसेस. व्हाट इज मीन बाय कंडेंसेशन? कन्वर्शन ऑफ गैस टू लिक्विड. कन्वर्शन ऑफ गैस टू लिक्विड इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन. तो जो वाटर वेपर है वो क्या हो जाते हैं? किसी भी सरफेस पे कंडेंस हो जाते हैं एंड दिस इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन एंड रिजल्टेंट फिनोमेना इज कॉल्ड एज ड्यू. ठीक है, हम बोलते हैं ना ड्यू गिर गया, ड्यू गिर गया. तो ड्यू गिरना मतलब कंडेंसेशन प्रोसेस है. कौन सी प्रोसेस है? सो व्हाट डिड एवरीबॉडी? दो एक्सपेरिमेंट क्या प्रूव करते हैं कि एयर में क्या होता है? So through these two observation we sense the presence of water vapor in the atmosphere. When air cools due to the decrease in temperature, it becomes saturated with water vapor. As a result, excess of water vapor get converted into tiny droplets. Okay, तो ड्यू पॉइंट किस पे डिपेंड है कि हाउ मेनी वाटर वेपर, हाउ मच वाटर वेपर इज देयर. अगर ज़्यादा वाटर वेपर है तो ज़्यादा ड्यू आएंगे, कम वाटर वेपर है तो कम ड्यूज कलेक्ट होंगे. समझ में आ रहा है? एंड रिजल्टेंट प्रोसेस इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन. एंड ड्यू टू कंडेंसेशन क्या फॉर्म होते हैं? वाटर वेपर्स एंड ड्यू. ड्यू कब बोलेंगे? जो वाटर वेपर एक्सेस है.
थोड़ा सा है तो आप बोलेंगे कि बॉटल पे ड्यू गिर गया, इट इज अ वाटर वेपर। लेकिन बहुत ज़्यादा मॉइस्चर प्रेजेंट है एंड विच गेट कंडेंस ओवर द लीव्स एंड द शेड, ठीक है, किसी भी सरफेस पे, दैट टाइम इट इज कॉल्ड एज ड्यू। सो वाटर पे लेकर ड्रॉपलेट्स आने से उसको ड्यू नहीं बोलते, क्या कहते हैं उस फिनोमेना को? फॉर्मेशन ऑफ ड्यू, वाटर वेपर, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर। ठीक है, क्लियर? वाटर बेटा क्यों होता है? क्योंकि टेम्परेचर लो हो जाता है, जो वाटर वेपर प्रेजेंट है एयर में, उसकी वजह से क्या होता है? इट गेट कलेक्टेड ओवर द सरफेस। ना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक्चुअली मैंने आपको पहले ही बता दिया था, लेकिन वी आर रिवाइजिंग इट अगेन। सो टाइम इज है क्या ये? अच्छा, यूनिट ऑफ हीट होने का है। यूनिट ऑफ हीट इज अ एनर्जी। क्या हीट? इट इज अ एनर्जी। तो एनर्जी का यूनिट क्या होता है? एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल। क्या होता है? जूल। ओके, एज इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट्स एसआई यूनिट इज जूल। कौन सा यूनिट? क्या होता है फुल फॉर्म एसआई का? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट, जूल। और सीजीएस क्या होगा? जूल का क्या होता है? अर्थ, भूल गए ना? जैसे न्यूटन डाइन, जूल अर्थ, है ना? भूल गए? जूल का क्या है? सीजीएस यूनिट क्या है? अर्थ। क्या है? वहाँ पे लिखा है कैलोरीज इन सीजीएस यूनिट, नहीं है, वो गलत है, कमर्शियल यूनिट है। क्या है? कमर्शियल यूनिट क्या है? कैलोरीज। क्या है? प्लीज मेक अ करेक्शन ओवर हियर, सीजीएस इज नॉट अ सीजीएस यूनिट नहीं है ना? जूल और की है, यस और नो? काइनेटिक एनर्जी याद करो, लास्ट ईयर 9th में पढ़ा था आपने। सीजीएस यूनिट आपने कैलोरी लिखा था क्या? और क्या लिखा था? ये कमर्शियल यूनिट है बेटा, जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, कैलोरीज। व्हाट इज द कैलोरीज? कैलोरी इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ द एनर्जी। ठीक है, कैलोरी इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ऐसा यूनिट कौन है? सीजीएस यूनिट एंड कमर्शियल यूनिट। एंड 1 जूल इज हाउ मच? 1 जूल इज इक्वल टू 10 raised to power 7 अर्थ। 1 joule is equal to 10 raised to power 7 अर्थ। 1 Newton is equal to 10 raised to power 5 Dyne। Okay, so 1 joule is equal to 10 raised to power 7 अर्थ। For details, contact lesson number 3 of 9th standard। Okay? Okay, so energy का formula क्या है? Energy is equal, it is the capacity to do work, force and to displacement। बराबर? फोर्स का यूनिट न्यूटन से है ना, और डिस्प्लेसमेंट का सेंटीमीटर। तो ये सारे वैल्यूज पुट करते जाओगे तो आपको मिलेगा 10 जूल। ठीक है, तो 10 raised to power 7 अर्थ। नाउ उसके नीचे दो डेफिनेशन दिए। द अमाउंट ऑफ हीट नेसेसरी राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 gram of water by 1 degree Celsius from 14.5 degree Celsius to 15.5 degree Celsius is called as 1 calorie heat। क्या होता है 1 कैलोरी हीट? 1 ग्राम पानी। कितना पानी लेना है? जिसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 14.5। ठीक है, कितना होना चाहिए? अभी इसको क्या करना है हमें? स्टार्ट हीटिंग। उस पानी को क्या करना है? और टेम्परेचर कितने से बढ़ा है? सिर्फ 1 डिग्री से। 14.5 से कितना होगा? तो जितना एनर्जी लगेगा, जितनी हीट लगेगी उस टेम्परेचर को राइज होने के लिए 1 डिग्री सेल्सियस, उसे कहा जाएगा 1 कैलोरी। क्या कहा जाएगा? 1 कैलोरी। समझ में आया ना? 1 कैलोरी हीट मतलब क्या होता है? एक्चुअली 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए, वो 14.5 वो पैरामीटर है, लेकिन एक्चुअली 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो भी हीट लगेगी वो उसे क्या कहा जाएगा? 1 कैलोरी। और 1 किलो कैलोरी मतलब अभी 1 ग्राम की जगह पे कितना पानी लोगे? 1 kg ऑफ वाटर। द हीट
required for increasing the temperature of 1 kg of water by 1 डिग्री सेल्सियस। वो 14.5 to 15.5 में कंफ्यूज मत होना, वो आइडियल टेम्परेचर है। एक्चुअली हमें कितना निकालना है कि 1 ग्राम पानी का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज होने के लिए कितना हीट लगेगी। मतलब बता, देखो फ्रैक्शन में होगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ जाएगा। यस और नो? है ना। जल्दी पानी, देखो 1 मिनट में पानी तो थोड़ा सा पानी है, 1 ग्राम पानी मतलब इमेजिन कितना होगा। तो इट स्टार्ट बॉइलिंग, समझ में आ रहा है? तो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में ये प्रोसेस होगी, मतलब फ्यू सेकेंड्स लगेंगे। समझ में आ रहा है? सो व्हाट इज 1 कैलोरी, अंडरलाइन, व्हाट इज 1 कैलोरी हीट? The amount of heat necessary to rise the temperature of 1 gram of water by 1 degree Celsius from 14.5 to 15.5 degree Celsius is called as 1 calorie heat. And what is the 1 kilocalorie heat? The amount of heat necessary to rise the temperature of 1 kg of water by 1 degree Celsius from 14.5 to 15.5 degree Celsius is called as 1 kilocalorie energy. ठीक है, फर्क क्या है? 1 ग्राम लिया तो कैलोरी एंड 1 kg लिया तो रेस्ट ऑफ द थिंग सिमिलर। क्लियर? देन ऑलवेज रिमेंबर है क्या? If we heat 1 kg of water by 1 degree Celsius in different temperature range 14.5 degree Celsius to 15.5 degree Celsius, amount of heat required will be slightly different. It is therefore essential to define a specific heat while defining the unit of heat. Calorie and joule are related by the following relation. One calorie is how much? 4.18 joule. You have to remember this. 1 calorie is how much? So how will be 1 calorie? है ना? देखो बेटा, 1 calorie is 4.18 joule. मतलब बड़ा है या छोटा है जूल से? अरे 1 कैलोरी 4.18 के जूल के बराबर है। पर उन्होंने कैलोरी को सीजीएस यूनिट कैसे बोल दिया? समझ में आ रहा है? सीजीएस यूनिट छोटा होता है, जैसे केजी एसआई यूनिट है तो ग्राम सीजीएस यूनिट है, मीटर एसआई यूनिट है तो सेंटीमीटर। तो सीजीएस यूनिट क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। लेकिन कैलोरी यहाँ पे क्या है? बड़ा है, तो वो सीजीएस हो सकता है क्या? तो वहाँ पे करेक्शन करना है, कमर्शियल लिखना है। सीजीएस नहीं है बेटा, हो ही नहीं सकता, क्योंकि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। इट इज ग्रेटर दैन जूल। अगर इट इज ग्रेटर दैन जूल देन हाउ विल बी इट इज सीजीएस? क्योंकि सीजीएस यूनिट स्मॉल यूनिट्स होते हैं। कौन से होते हैं? एंड ऐसा यूनिट क्या होते हैं? बड़े होते हैं। क्लियर? देन इंट्रोडक्शन टू द साइंटिस्ट इज डिलीटेड। ओके, नाउ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो मैंने आपको एक बताया था, आप सब 10th स्टैंडर्ड में हो, है ना? एज भी लगभग सेम है, लेकिन मैंने आपको अगर एक पैरा पढ़ने के लिए, मतलब एक क्वेश्चन दिया लर्न करने के लिए और सेम टाइम दिया, समझ में आ रहा है? अभी इसमें जो सबका एज सेम है ऐसे बच्चों को मैंने लिया, समझ में आ रहा है? सबका एज एक ही महीने के, सबको सितंबर महीने में जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, उनको मैंने लिया एक ही एज के। पैरा भी उनको, क्वेश्चन भी उनको सेम दिया, क्वेश्चन भी क्या दिया है? ठीक है, और टाइम भी सेम दिया है लर्न करने के लिए। सपोज मैंने सबको एक क्वेश्चन के लिए 10 मिनट्स दिए। आफ्टर 10 मिनट्स मैंने अभी उनको बोला कि आप बताओ या आप लिखो, तो सबका सब एक जैसा जितना पढ़ा है वो सब लिख सकते हैं? अरे लिख सकता है क्या? हो सकता है कोई पूरा लिखे जो खुला है ना, किसी को कुछ याद नहीं आएगा और कोई कुछ लिखेगा भी नहीं। ऐसे भी बच्चे हैं हमारे क्लास में, 10 मिनट में उनसे कुछ नहीं होता, ठीक है, मतलब लिखेंगे थोड़ा तो समझ में आया। तो सबकी मेमोराइजिंग पावर डिफरेंट है, वैसे ही हर मेटल की हीट एब्जॉर्ब करने की पावर भी डिफरेंट है, ठीक है। जितने भी मेटल्स है, कंसिडर हमने मेटल कौन सा लिया है? आयरन, कॉपर एंड लीड, ठीक है, इक्वल मास के, तीनों भी 1 kg के हैं। तीनों को मैंने बॉइलिंग वाटर जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस था उसमें डाल दिया, ठीक है। समझो 3 मेटल लिए, कॉपर, आयरन एंड
लीड, तीनों के बॉल्स लिए, स्पीयर्स लिए, ठीक है। सबका टेम्परेचर कैसा है? अरे सब टेम्परेचर सेम नहीं है, मास सेम है। तीनों को क्या किया मैंने अभी एक साथ बॉइलिंग वाटर जिसका टेम्परेचर कितना था डाल दिया इक्वल टाइम के लिए। सपोज मैंने उनको 30 मिनट्स के लिए डाल दिया, कवर कर लिया, ठीक है। वो जिसमें डाला था उस बॉक्स को मैंने, उस बीकर को मैंने कवर कर लिया। अभी क्या करेगा ये बॉल्स? हीट एब्जॉर्ब करेंगे बॉइलिंग वाटर से, है ना। कोई चीज़ अगर पानी में डालो तो वो गर्म हो जाएगी ना। अभी जो मेटल्स है, जो बॉल्स है, इट स्टार्टिंग एब्जॉर्बिंग हीट फ्रॉम द वाटर। तो 30 मिनट्स के बाद पानी का टेम्परेचर 100 रहेगा क्या? इट विल डिक्रीजेस। क्यों डिक्रीज होगा? क्योंकि वो जो स्पीयर है, मेटल की स्पीयर है, वो हीट एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। अभी एट द टाइम मैंने तीनों को निकाला, तीनों स्पीयर को, किसको? आयरन का, कॉपर का और लीड का, और उनको डाला वैक्स में। मैंने एक बैग बनाया, वैक्स मतलब एक कंटेनर में वैक्स लिया है, लेवल इक्वल है, तीनों को तीनों जगह पे रख दिया। तो आप देखोगे जो आयरन है वो नीचे 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 जाएगा, मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा वैक्स को मेल्ट करेगा। उसके बाद कॉपर ऑल्सो मेल्ट द वैक्स बट लेस दैन आयरन। एंड लीड as it is very heavy and high density it absorb only few heat, और वो ज़्यादा पेनिट्रेट मतलब वैक्स के अंदर ज़्यादा नहीं जा सकेगा। समझ में आ रहा है? दो दे हैविंग द सेम मास, दो दिस मेटल हैविंग द सेम टेम्परेचर, बट उनकी हीट एब्जॉर्ब करने की क्या है? कैपेसिटी अलग अलग है, विच इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या कहते हैं? व्हाट डिड एवरीबॉडी, व्हाट इज मीन बाय कैपेसिटी? द गिवन मटेरियल एब्जॉर्ब हाउ मच हीट। समझ में आ रहा है? किसी भी सब्सटेंस का अपनी हीट एब्जॉर्ब करने की ताकत होती है, कैपेसिटी होती है, उसे कहा जाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, सो देयर इज वन एक्टिविटी इज गिवन। So a tray with the three material needed is a tray with a thick layer of wax, solid sphere of iron, lead and copper of equal masses, burner or spirit lamp and large beaker. 1 calorie means how much? 14 point। कहाँ से 14 कर रही है? 4.5। सो हमने क्या लिया? एक वैक्स का कंटेनर लिया है, ठीक है, और ट्रे विद वैक्स क्या भरा इसके अंदर? 3 स्पीयर्स लिए हमने, किसके? आयरन, कॉपर एंड, ठीक। नाउ प्रोसीजर, टेक 3 स्पीयर ऑफ आयरन, कॉपर एंड लीड ऑफ इक्वल मास, सबके मास एक जैसे। Put all the 3 sphere in a boiling water in the beaker for the same time, ठीक है। तीनों को बॉइलिंग वाटर में डाला, जिसका टेम्परेचर कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस। इक्वल टाइम के लिए 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आपको जितना रखना है इक्वल टाइम के लिए। टेक द 3 स्पीयर ऑफ बॉल स्पीयर आउट ऑफ द वाटर, ऑल द स्पीयर विल बी द टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि बॉइलिंग वाटर में डाला था, सबका टेम्परेचर एक जैसे होगा। बाद में हमने स्पीयर को क्या रखा? 3 पोजीशन पे, यस, 3 पोजीशन पे 3 बॉल्स रखे हमने, सॉरी स्पीयर्स रखे। तो आयरन तो नहीं होता, लेकिन जब भरने के उसको, ठीक है। फिर ये हमारा कॉपर, और ये हमारा सबसे हेवी एलिमेंट है। समझ में ना? वो इज द हेवीएस्ट एलिमेंट, मतलब एक ब्रिक पता ना, ब्रिक, एक ब्रिक उठाने के लिए 2 लोग लगते हैं, इतना हेवी होता है। अभी यू विल सी कि ये जो कॉपर है इट गोज डाउन बिकॉज इट कंटेन, इट एब्जॉर्ब लार्ज हीट, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इसने क्या एब्जॉर्ब की? कहाँ से? बॉइलिंग वाटर से। सो इट गोज डीप इनसाइड द वैक्स, ठीक है। उसके बाद कौन जाएगा? कॉपर ऑल्सो है ना, कॉपर के बर्तन भी हीट एब्जॉर्ब करते हैं, बट लेस देन दैट ऑफ आयरन। सो कॉपर स्पीयर इज ऑल्सो
goes down the wax, but less than, but lead absorb less amount of it, and it goes only few inches down the wax. It means सबसे कम एनर्जी किसने absorb की, और मॉडरेट हीट किसने ऑब्जर्व की, एंड सबसे ज्यादा हीट किसने ऑब्जर्व की. समझ में आ रहा है. सो आयरन हैविंग द हाई स्पेसिफिक हीट, कॉपर हैविंग द मॉडरेट मतलब मीडियम, एंड लीड हैविंग द लो. नाउ देखो द स्फीयर विच ऑब्जर्व मोर हीट फ्रॉम द वाटर विल गो मोर हीट टू द वैक्स. बराबर है. जिसमें ज्यादा हीट होगी वो ज्यादा हीट देगा, जिसमें कम हीट है वो कम हीट देगा. More wax will be thus made and sphere will be go deeper in the wax. It can be observed that iron sphere go deepest in the wax. दिख रहा है? This show that equal rising temperature, three spheres have absorbed the different amount of heat. सबका मास सेम था, सबका टेम्परेचर सेम था, लेकिन तीनों ने भी क्या किया, डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब की. सबसे ज्यादा हीट किसने एब्सॉर्ब की, उसके बाद एंड लीड ने सबसे कम हीट एब्सॉर्ब की. ओके. सो द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ ऑब्जेक्ट बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. अभी इन तीनों ऑब्जेक्ट हमने लिए, ठीक है. अभी टेम्परेचर मेजर किया. सपोज अभी टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस. अभी क्या करना है मुझे, इन सारे सब्सटेंस का मैंने फिर से 3 स्फीयर लिए, आयरन, कॉपर एंड लीड. पीबी मतलब लीड, उसका नाम प्लम्बेट है. लैटिन नेम क्या है, प्लम्बेट, इसलिए इसका नाम पीबी है. ठीक है. फिर से 3 बॉल्स लिए, तीनों को मैंने हीट कर किया. हीट करके मुझे क्या करना है, उनका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाना है. ठीक है. यूनिट मास 1 kg के नहीं 1 ग्राम. ठीक है. क्योंकि घर में 1 kg थोड़ी हीट कर सकते हैं, बहुत गैस खत्म हो जाएगा हमारी. तो आयरन का मैंने बॉल लिया जिसका टेम्परेचर है 1 ग्राम. उसको मैंने स्पैचुला में लिया. ठीक है. स्पैचुला में जो चम्मच सर्कल आते हैं. ठीक है. पहले टेम्परेचर नोट किया हीट करने से पहले. कितना टेम्परेचर, 27 डिग्री सेल्सियस. फिर थर्मामीटर रखा और हीट करना शुरू किया. घर में नहीं कर सकते, हाँ लेबोरेटरी में नहीं तो घर में करोगे. हमारी मम्मी मेरे को ही डांटेगी, क्लिनिकल थर्मामीटर लगाओगे वहाँ पे तो थर्मामीटर भी चला जाएगा और वो स्पैचुला भी ब्लैक हो जाएगा. घर में डोंट ट्राई दिस एट होम. ठीक है. वार्निंग. तो ये लैब में करना पड़ता है. ठीक है. तो वहाँ पे जो है लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है, वो आपका टेम्परेचर गिनने वाला नहीं करना है. आप करना होता घरी जाओ, है ना रे. हाँ. तो स्पैचुला पे आपने स्पैचुला पे नहीं डालना है, पानी में डालना है. ठीक है. क्योंकि थर्मामीटर कैसे रखेंगे उसके अंदर, किसी ने बोला नहीं मैडम स्पैचुला में डाल के थर्मामीटर कहाँ पे लगाएंगे. ठीक है. तो पानी लेना है जिसका टेम्परेचर कितना है 27. ठीक है. मतलब नल का पानी ले लिया, टेम्परेचर देख लिया 27 है, उस पर डिप किया. अभी आयरन का बॉल एक इसमें किया, कॉपर का बॉल दूसरे में किया, और इसके अंदर क्या डब्बा के रखा अभी, थर्मामीटर. दोनों के बर्नर एट ए टाइम शुरू करना है, मतलब 3 लोग लगेंगे. ठीक है. तो एट अ टाइम हमने क्या शुरू किया, थर्मामीटर. अभी देख रहे तो सबसे ज़्यादा. ठीक है. पानी को हीट करना शुरू किया. यस और नो. तो कोई क्या होगा, तीनों एक ही साथ नहीं क्या 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ेंगे क्या. टेम्परेचर किसका रिकॉर्ड करना है, पानी का या क्या बस स्फीयर का, स्फीयर का. ठीक है. तो स्फीयर का टेम्परेचर उसके ऊपर रख के थर्मामीटर चेक करेंगे. जब 27 से 28 होगा तो आप टाइम देखेंगे कितने टाइम में हुआ. तीनों के टाइम सेम आएंगे क्या, किसी का टाइम ज़्यादा आएगा. कोई जल्दी कर लेगा, कोई 2 सेकंड में करेगा, कोई 5 सेकंड में करेगा, कोई 1 मिनट में करेगा. कौन ज़्यादा हीट एब्सॉर्ब करेगा, आयरन. आयरन का टेम्परेचर फटाक से बढ़ जाएगा. देख और लीड को क्या लगेगा, क्योंकि वो उसके मॉलिक्यूल्स बहुत पास है एकदम. ठीक है. डेंसिटी हाई है ना, तो उसको उसके मॉलिक्यूल को हीट पहुंचने के लिए टाइम लगती है. अगर आपको गर्दी से जाना है ना, ऐसे करके जाना पड़ेगा ना, तो वैसे हीट को जाने के लिए जगह ही नहीं है वहाँ पे. ठीक है. इसलिए वो जल्दी हीट एब्सॉर्ब नहीं कर सकता. गॉट इट. एंड दिस इज कॉल्ड एज, जैसे आपकी है स्पेसिफिक मेमोराइजिंग कैपेसिटी. देखिए किसी की लो है और किसी की 0 भी है क्या, किसकी है, कुछ भी याद नहीं रखता. तो 10th में कैसे आया बेटा, चलो ये नहीं
इज डिनोटेड बाय लेटर नहीं स्मॉल सी, हाँ बराबर में क्या बोलना. सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज डिनोटेड बाय लेटर स्मॉल सी एंड यूनिट इज जनरली हम यूज करते हैं कैलोरी, किलो कैलोरी, कैलोरी और जूल एंड किलो जूल इज ऑल्सो. बट अभी डिग्री सेल्सियस तो क्या लगेगा, कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस, कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस या किलो कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस. कमर्शियल एंड ये क्या होगा दिस आर जूल पर डिग्री सेल्सियस. क्या होगा, जूल पर डिग्री सेल्सियस मीन्स राइज इन टेम्परेचर पर डिग्री सेल्सियस. इसका मतलब क्या होता है, राइज इन टेम्परेचर पर मतलब हर टेम्परेचर के इंक्रीज होने के बाद. So now look at the table. There is a specific heat and capacity of different substances are given. Water की specific heat capacity याद करना है, क्या है, कैलोरी पर ग्राम. मतलब 1 ग्राम को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी स्पेसिफिक हीट लगती है, 1. पैराफिन, पैराफिन मतलब तेल जैसा होता है, चिपट चिपट वैक्सी, बहुत ही हाई डेंसिटी होती है इसकी भी. कौन सा तेल बोलेंगे, कैस्टर ऑयल देखा है क्या आपने, कैस्टर ऑयल बहुत ही डेंस होता है, जैसे एकदम गिरने के बाद ऐसे फैलता नहीं है एकदम, ठीक है. देन केरोसिन, डोंट ट्राई एट होम, तो चला के देखो. देन एल्यूमिनियम, आयरन, देन कॉपर, सिल्वर, मर्क्यूरी. तो किसकी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है, वाटर की. सेकेंड, इसीलिए हमारे घर में एल्यूमिनियम के बर्तन यूज करते हैं खाना बनाने के लिए. समझ में आ रहा है, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, नहीं करना चाहिए. ठीक है, चलो जाने दो, उसमें डीप में नहीं जाएंगे. ठीक है, तो एल्यूमिनियम ऑल्सो एब्जॉर्ब द लार्ज अमाउंट ऑफ हीट. है ना, कढ़ीला थोडंसं ठेवावर चटका लागते. सबके घर की कढ़ाई जो है जिसमें नहीं क्या ज्यादा मराठीमध्ये गंज म्हणतात, ठीक है, तो वो सिर्फ एल्यूमिनियम से बने हुए हैं, है ना. स्पेसिफिक हीट, अभी स्पेसिफिक हीट जो है वो उससे हम निकाल सकते हैं हीट एब्जॉर्ब बाय द ऑब्जेक्ट. समझ में आ रहा है, स्पेसिफिक हीट इसलिए यूज होते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट ने कितनी हीट एब्जॉर्ब की या किसी ऑब्जेक्ट ने कितनी हीट लॉस की. यूजिंग द फॉर्मूला m into c into delta, m into c into delta t. देखो बराबर लिखो, हीट गेन बाय एन ऑब्जेक्ट, हीट गेन करना मतलब, अरे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गेन, लेना. हीट गेन बाय एन ऑब्जेक्ट, अच्छे से सुनो, हीट गेन बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m. क्या मास है उसका, स्पेसिफिक हीट क्या है, C and temperature T is given as m into C into delta T. या हीट लॉस क्या मतलब, देना. अभी जैसे यहाँ पे देना बैंक ने, ध्यान इधर, अभी यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें हीट गेन किसने की, तीनों ने, और हीट लॉस किसने की, वाटर ने. समझ में आ रहा है, वाटर ने अपनी हीट दी ना, किसको दी, इन तीनों को, लेकिन एब्जॉर्ब किसने ज़्यादा की, अभी तीनों ने अपनी हीट किसको दी, वैक्स को दी. तो हीट गेन पहले किसने किया, स्फीयर ने. अभी हीट लॉस बाद में किसने किया, पहले वाटर ने किया और बाद में हीट गेन किसने किया, वैक्स ने. सो हीट लॉस बाय एन object is also equals to m into c into delta t. What is the meaning of delta t? Change in temperature. बराबर है, होगा change in temperature. अभी जो बता रही वो अच्छे से सुनो, क्या फॉर्मूला है, m into c into delta t. Heat gain by an object या heat loss by an object is calculated by using the formula m into c into delta t. अगर हीट गेन कर रहे, फॉर्मूला क्या, डेल्टा टी का चेंज इन टेम्परेचर विच इज इक्वल्स टू फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर. फाइनल टेम्परेचर मतलब
जब एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, ठीक है, जब हम 10 मिनट के लिए रख रहे हैं ना, तो 10 मिनट के बाद जो टेम्परेचर होगा वो फाइनल टेम्परेचर, और जो पहले रिकॉर्ड किया था वो, जैसे मैंने 27 बताया था, वो कौन सा टेम्परेचर है, और जो 100 डिग्री सेल्सियस पे गया, अभी अगर हीट गेन कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, हीट गेन कर रहे हैं, तो फाइनल टेम्परेचर ज़्यादा होगा या इनिशियल टेम्परेचर ज़्यादा होगा। अच्छे से सोच समझ कर जवाब देना। क्या कर रहा है, हीट गेन कर रहा है, हीट गेन कर रहा है मतलब हीट ले रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, तो फाइनल टेम्परेचर ज़्यादा होगा या इनिशियल टेम्परेचर ज़्यादा होगा, फाइनल टेम्परेचर ज़्यादा होगा क्योंकि हीट गेन कर रहा है, मतलब डेल्टा टी पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, ठीक है, इनकी वैल्यू क्या आएगी, नाउ हीट लॉस हो रही है, अगर हीट लॉस हो रही है, जैसे पानी का टेम्परेचर पहले 100 डिग्री सेल्सियस था, जब हमने ये स्फीयर डाले तो पानी का टेम्परेचर कम हुआ होगा क्योंकि हीट किसने एब्जॉर्ब की, ठीक है, तो हीट लॉस बाय एन ऑब्जेक्ट, तो फाइनल टेम्परेचर कम होगा, इनिशियल टेम्परेचर, तो यहाँ पे डेल्टा टी क्या होगा, क्या आएगा, क्लियर। So heat up gained by an object is equal to m into c into delta t, where m is the m का मतलब क्या है, mass of an object, क्या है, c क्या है, specific heat of an object, and delta t कौन है, which is equal to, अगर हीट लॉस हो रही तो गेन हो रही है तो डेल्टा टी क्या होता है, अगर हीट लॉस हो रही है तो, क्लियर, चलो लिखो, कल कोई एब्सेंट नहीं रहेगा, कल हम पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल्स, एंड न्यूमेरिकल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए लगभग 20 to 25 मिनट्स लगते हैं क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा है, क्लियर। अगर ये न्यूमेरिकल जम गए तो कौन सा भी न्यूमेरिकल आपको आएगा, डन बेटा, प्लीज डोंट टॉक, लास्ट 8th स्टैंडर्ड में आपने कैलोरीमीटर पढ़ा था, जैसे आता है कैलोरीमीटर हीट मेजरमेंट किया था, हाँ आपको एक टॉपिक 8th स्टैंडर्ड में, इट इज इन द 8th स्टैंडर्ड। क्या मैडम, क्या क्वेश्चन पूछा रहे हो ना, 9 का तो याद नहीं आता, 10 का क्या है, बराबर, यस, कैन आई नाउ एक्सचेंज ऑफ हीट, ना मुझे बताओ हीट फ्लो कौन से डायरेक्शन में होती है, अरे हीट एक्सचेंज मतलब हीट फ्लो हो रहा है, तो हीट कौन से डायरेक्शन में फ्लो होगी, कोल्ड टू कोल्ड, कोल्ड टू हॉट, हॉट टू कोल्ड, कोल्ड टू हॉट,
पहली बात हीट एक्सचेंज, अगर हमने कोल्ड ऑब्जेक्ट किया तो उसकी हीट कैसी होगी, कम होगी। तो वो कैसे हीट एक्सचेंज करेगा, अगर आपके पास 10 चॉकलेट है तो आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना 10 लोग 9 लोगों के लिए, एक आप रखोगे, लेकिन एक ही चॉकलेट है और देना 10 लोगों को है, तो दे सकते हो क्या। तो हीट एक्सचेंज के लिए पहले तो हीट होना चाहिए, अगर हीट होना चाहिए मतलब हीट हाई होनी चाहिए, तो ट्रांसफर ऑफ हीट इज ऑलवेज फ्रॉम हाई टू लो। हीट ट्रांसफर कहाँ पे होता है, नाउ हीट एक्सचेंज। रोज नहाने के लिए गर्म पानी लेते हो क्या, अच्छा ठीक है, जो ठंडे पानी से नहाते हैं वो छोड़ो, जो गर्म पानी से वो सुनो, क्या करते हो आप लोग, ठंडे पानी में गर्म पानी या गर्म पानी में ठंडा पानी, गर्म पानी में ठंडा पानी डालते हो, तो गर्म पानी क्या हो रहा है, ठंडा हो रहा है, और ठंडा पानी, और ये प्रक्रिया कब तक चलेगी, जब तक दोनों का टेम्परेचर इक्वल, ठीक है। अभी हमारे यहाँ पे अगर आपने ऐसे ही छोड़ दिया तो वो और ठंडा होगा, ठीक है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे है। लेकिन सपोज ये जो एक्सपेरिमेंट है हम कर रहे हैं इंसुलेटेड बॉक्स में। इंसुलेटेड बॉक्स पता है सबको क्या होता है, इंसुलेटेड बॉक्स जिसमें हीट एंटर भी नहीं कर सकती, लीव भी नहीं कर सकते, उसको आइसोलेटेड भी कहते हैं। जैसे थर्मोस होता है ना, थर्मोस में जो गर्म चाय है वो बहुत देर तक गर्म रहती है, ठंडा आइटम बहुत देर तक ठंडा रहता है, क्योंकि नो हीट इज एंटर द सिस्टम, मतलब इनसाइड इट नो हीट इज आउट ऑफ द, नो हीट इज ट्रांसफर आउट ऑफ द सिस्टम या आउट ऑफ द बॉक्स, वॉट एवर इट इज कॉल्ड अ सिस्टम, ठीक है, थर्मोडायनामिक टर्म, साइंटिफिक टर्म में। तो हमने एक आइसोलेटेड बॉक्स लिया है जिससे हीट अंदर भी नहीं जा सकती, हीट बाहर भी नहीं जा सकती है। अभी 2 ऑब्जेक्ट लिए मैंने, एक ठंडा है और एक गर्म है, ठीक है, आइसक्रीम एंड चाय, ठीक है, एक गर्म है, चलो नहीं लेते हैं, खाने की चीज़ नहीं डालते ना, इससे वेस्ट नहीं करते। चलो 2 स्पीयर लिए, दोनों कॉपर के, लेकिन एक, अभी क्या होगा, अच्छा पास आएंगे, फिर सेकेंड करेंगे, तो क्या करेंगे फिर, अरे जो कोल्ड हॉट ऑब्जेक्ट है वो अपनी एनर्जी कोल्ड ऑब्जेक्ट को देगा, और कोल्ड ऑब्जेक्ट क्या करेगा, हीट एब्सॉर्ब करेगा, किससे, कब तक चलेगी ये प्रोसेस, जब तक दोनों का टेम्परेचर इक्वल, जब दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा जब तक हीट ट्रांसफर नहीं होगी, ओके। सो हीट एक्सचेंज इज ऑलवेज टेक्स प्लेस फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट, hot object lost the inner heat and cold object, and this process will be continue up until both the object will attain the same temperature. This is called as, it means heat lost by an object, heat lost by one object is equal to heat gain by object, क्योंकि according to the principle of energy conversion heat cannot be created nor destroyed, ठीक है। तो इसीलिए अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज हीट लॉस बाय वन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हीट गेन बाय वन ऑब्जेक्ट। जो हीट हम लॉस करते हैं तो दूसरा ऑटोमेटिकली उसको गेन करता है, एंड टोटल हीट इज ऑलवेज कांस्टेंट, क्योंकि हीट कौन है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, सो इट शुड बी अ कांस्टेंट, इट शुड बी कंजर्व, ओके। सो नाउ लुक एट द हीट एक्सचेंज प्रोसेस. If heat is exchanged between a hot and cold object, the temperature of cold object goes on due to gain of, and temperature of hot object goes on due to loss of energy. The change in temperature continue till temperature of both the object attain same value. कल से फिर रिवाइज करेंगे, ओके। 40 मिनट्स हो गए और जल्दी हो गए, चलो कल